मैथिल साहब, शिक्षा के संस्थानों पर ये आज की बीमारी नहीं, नेहरू के समय की बीमारी है। सबसे ज्यादा कब्जा राजनेताओं ने किया। जब भाजपा महत्वपूर्ण जनसंघ की तो हैसियत ही नहीं रही, अपने जीवन काल में कोई बहुत महत्वपूर्ण पार्टी कभी रही नहीं। भाजपा भी बहुत लेटेस्ट में ताकतवर हुई है। जब मैंने एक उदाहरण दिया ना बिहार में यादव जी का, ये अनंत जानते हैं, वो शिक्षा माफिया थे, वो भाजपा जनसंघ के नहीं थे, वो कैलाशपति के रिश्तेदार थोड़े थे, न ताराकांत के थे, झा के। कांग्रेस और फिर थर्ड फोर्स देश की जो थी, उन लोगों ने एक ही काम किया, क्या? यूनिवर्सिटी स्कूल बनाओ और उनमें घोर माठा करो। और अब हम कह रहे सारे देश में शिक्षा व्यवस्था एकदम बदल जानी चाहिए। जब खेत खराब है तो व्यवस्था कैसे बदल जाएगी मैथिल साहब? देखिए अमिताभ जी, अभी पूर्व में जब मैं बोल रहा था उसके बाद आपने मेरी एक बात पकड़ ली थी। आपने कहा कि क्रिटिसाइजेशन होना चाहिए, होना और चाहिए। अगर क्रिटिसाइजेशन अगर नहीं होगा तो वो नेता नहीं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप विरोध मत कीजिए, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं अमिताभ जी कि मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब ये देश विरोध बन गया, ये समझ नहीं आया। अब इसका एक उदाहरण ले लीजिए, इसी मंच से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, धारा 370 के समर्थन में कितने सारे नारे लगे। वहां पर क्या कहा गया कि धारा 370 दोबारा से लगाई जाए, दोबारा वहां पे मांग की गई। तो ये बताता है कि किस प्रकार से वहां पर किस तरह के एलिमेंट्स का वहां पे दिमाग उड़ा। अभी रवि प्रताप सिंह ने बहुत सारी चीजें कही। ये बताइए क्या धारा दोनों को दिखाइए जरा, रवि जी को भी मैथिल जी को भी, दोनों जोरदार प्रवक्ता हैं जी। क्या है पुलिस, क्या 370 बहुत ही ये बताइए रवि जी, शांति से एक बात बताइए मुझे, चिल्लाना चीखना नहीं, पहले ये उंगली दिखा के नहीं, पहले तो शांति से बात करो। और ये बताओ कि 60 साल तक क्या कर रहे थे? 60 साल तक क्या गुइया छील रहे थे, या झाड़ू कर रहे थे, बर्तन कर रहे थे, पोछा कर रहे थे? कि पेपर लीक के ऊपर आपने कोई कानून बनाया? आपने कभी सोचा कि इस देश में पेपर लीक होता है, उस पर कोई कानून बनना चाहिए? कारण यह है कि सभी यूनिवर्सिटी आप लोगों की, स्कूल आप लोगों के, कॉलेज आप लोगों के, आप लोग सरमाएदार लोग, आप ही लोग पेपर लीक कराते हैं, आप ही लोग इस तरह का कुकर में करते हैं, और आप ही के परिवार के लोग अपराधी होते हैं। इसलिए आप लोग इस पे कोई कानून नहीं बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के अंदर आते ही सबसे पहले ये कानून बनाया कि इस प्रकार का कोई पेपर यहाँ सरकारी बंद कराइए, अगर होगा तो उनको बड़ी सजा मिलेगी, जुर्माना होगा। लीजिए, बीच में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांति से बात करो। नहीं है, अरे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तर्क से बात करो। देशद्रोह हो गया। ये बताओ 60 साल तक आप लोग कहाँ थे? 60 साल में क्या किया? प्रकाश जी, क्या कानून बनाया आपने? और राजस्थान में 40 पेपर लीक के मामले हुए थे, क्या किया आप लोगों ने? बताओ ना। लोगों को सरकारी स्कूल बना करके आप जैसे लोगों को शिक्षित किया, बंद नहीं किया। आप उसी सरकारी स्कूल से निकले, मैं भी निकला हूं। 40 पेपर लीक के मामले हुए राजस्थान में, क्या किया था? गहलोत सरकार में राजस्थान छोड़िए, गुइया छील रहे थे, अभी बात हो रही या है, बर्तन मांज रहे थे, इटली की मैडम के, या बैठ के क्या बांट रहे हो? 80 पेपरों में किया, क्या किया आपने? सैकड़ा पार कर गया। क्या किया आपने, ये तो बताओ मुझे। 60 साल में कौन सा कानून बनाया, ये बताइए पेपर लीक पे। आप भी करेंगे, तर्क से बात कीजिए, मुझे ये बताइए 60 साल में क्या किया आपने? आप इसीलिए 60 साल में कौन सा कानून बनाया आपने? पेपर लीक पे क्या कानून बनाया, बताइए। राम चोर था तो श्याम भी करेगा चोरी क्या? हमने गलत किया, कानून क्या बनाया ये बताइए। नहीं बनाया, अपराध किया, नहीं बनाया ना, सत्ता से गए, मतलब सत्ता से आप ही लोगों की यूनिवर्सिटी थी, आप ही लोगों के स्कूल थे, आप ही लोग पेपर लीक कराते थे, आप ही लोगों के अपराधी थे, इसलिए आप उनको बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाए। अब जब से मोदी जी ने कानून बनाया, उसके बाद आप लोगों को मिर्ची लग गई, तो आप दोनों मित्रों को रोकूंगा, रवि भाई को भी रोकूंगा, मैथिल जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरविंद जी, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से
इस बात की गारंटी हो जाएगी कि देश में कोई पर्चा लीक नहीं होगा, चाहे प्राइमरी के एडमिशन का पर्चा हो और चाहे सर्वोच्च पर्चा हो कोई? नहीं अमिताभ जी, देखिए ये तो सही है कि जब पेपर लीक हुआ था तो नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी दे दिए होते इस्तीफा, तो मुझे लगता है कि इस्तीफा देने से पद भले चला जाए लेकिन कद जरूर बढ़ जाता है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि जो विपक्ष जो इस चीज को नैतिक रूप में लेता, बल्कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके सरकार की तेज घेराबंदी और कर देता। बेशक जो है धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह लोकतंत्र की जीवंतता के आधार है, होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उधम चौकड़ी मचाई गई है आज और कल में लेकर के, क्या ये साफ जाहिर नहीं होता है कि उनका उद्देश्य जो है, जो दोषी है उनको पकड़वाने से ज्यादा जो है अपना पॉलिटिकल माइलेज स्थापित करना है? 2027 में 4-5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में है, अब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को बढ़त दिखानी है, कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी को दिखानी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा से ज्यादा कोशिश है कि उसके बराबर सीट लेनी है, सपा चाहती है कि उनको सीट हम ज्यादा दें। ये एक दूसरे से बढ़त दिखाने का सीधा अर्थ है कि ये पूरी लड़ाई जो है आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ मची है। बेहतर हुआ होता अमिताभ जी कि संसद भवन के सामने गांधी प्रतिमा के नीचे सारे विपक्षी दल बैठ करके, वहीं पे संसद का सत्र भी चल रहा था, संसद में भागीदारी के साथ साथ सड़क पर जो है वहीं बाहर निकल करके वहीं धरना देते, प्रदर्शन करते, तो ये बेहतर होता, जनता के बीच अच्छा संदेश जाता। लेकिन ये पूरी लड़ाई जो है आपस में जो है एक दूसरे से आगे निकलने की। अच्छा, दूसरी बात अभी रवि जी कर रहे थे शिक्षा की बात, इनसे पूछिए ना कि एनसीईआरटी की बुक में शिवाजी को पहाड़ी चूहिया किसने कहा था? भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद उग्रवादी किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं का सरदार किसने कहा? ये कौन लिखा था? इतिहास की धारा को बदलने वाले आज शिक्षा पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे न उनकी सेहत सुधरने वाली है, न स्वास्थ्य सुधरने वाला है, न पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला। हाँ, ये सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है कि जिस ढंग से उनको एक बड़ा कार्रवाई करनी चाहिए थी माफियाओं के खिलाफ जो शिक्षा जगत में बैठे हुए हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर के 10 साल से शासन सत्ता में है, बेहतर होना चाहिए। जो लोग स्कूल कॉलेज जो काली कमाई से खोले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसके लिए सरकार गुनाहगार है। ठीक है, जो लोग पहले से गुनाहगार हैं वो उंगली उठा करके कुछ दुबे जी नहीं है। दुबे जी, क्या ये लड़ाई नीट की नहीं, इंडिया अलायंस में या विपक्षी शिविर में एक दूसरे से माइलेज लेने, नंबर बढ़ाने से की लड़ाई है कि भाई हम इससे नंबर, कांग्रेस से नंबर हमारे बढ़ा लें, कांग्रेस के हमारे सपा से नंबर ज़्यादा हो जाएं? वैसी लड़ाई दिख रही। जब बड़े बूढ़े पवार साहब भी ड्राइवर से बोले जल्दी गाड़ी खींचो, जंतर मंतर मेरी भी फोटो आनी चाहिए, क्या है? नहीं, जंतर मंतर ना हो गया, लग रहा कि वो पीर बाबा की मजार हो गई, जिसे देखो तो कह रहा मत्था टेके आए बताशा लेके। नहीं जी, और अगरबत्ती जला दे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी कि कहीं ना कहीं कमी तो दिखाई थी। और मैंने पहले भी कहा कि अंडर एस्टिमेट हो गया है ये मामला। खैर ठीक है, लेकिन ये सच है कि अभी जो वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत गलतियां की हैं इस राष्ट्र में सत्ता के रहते हुए, जिसका खामियाजा मेरा देश आज भी भुगत रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जिसका खामियाजा कांग्रेस ने खुद भुगता है सत्ता गंवाने के बाद। अब क्या होगा आने वाला कल वो तो बताएगा, लेकिन उनकी, जैसा अभी अरविंद साहब ने बोला कि कम से कम कुछ तो सही किया होता उस समय। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षा मंत्री देश का बनता तो निश्चित तौर पर देश का सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत पार्टी से हटके बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत, कि सरकारों में ये निश्चित किया जाए कि कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि हम एजुकेशन में प्रोफेशन है, शिक्षा पढ़ा रहे हैं और हमको किसी मंत्री बना दिया जाता। अरे हम क्या करेंगे उसके बारे में जान के, हम क्या कर सकते हैं उसका भला। लेकिन काफी कुछ चेंज करने जैसा है। लेकिन बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, लोगों ने बड़ी उम्मीदें की थी कि बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अभी ये एनपीए 2020 की बात करते हैं कि शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ, मैं तो खुद प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं कि उसमें भी कमियां हैं। आप सुधार कर सकते थे, बहुत सुधार कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और आपने जो बोला है कि
जो शिक्षा माफिया हैं, मैं उनको माफिया ही शब्द कहूंगा, भले ही वो नेता हो या कोई भी हो, जो शिक्षा माफिया हैं वो, उनकी स्थिति ऐसी है, किसी की भी सरकार हो उनके अंगूठे पे। वो आज सिस्टम ऐसा हो गया है, वो जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। आज भी फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं आप सोचिए। अगर ये सब सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा तो देश का भविष्य ठीक क्या है होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ना एक तो इस पे ठीक बात कही कांग्रेस ने आपने। ध्यान दिया। मैं अनंत अमित के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं, मेरा मन कई बार बहुत परेशान हो जाता है। फिर मैं सोचता हूं कि परमात्मा के सामने प्रार्थना करने के अलावा ये देश क्या कर सकता है, उसके तो बस में भी कुछ नहीं। एक स्टिंग आया, एग्जाम कराने वाला जो संस्था है, समझना बात को सब लोग, वो वैल्यूएशन के लिए जो फॉर्म भरे गए वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास पहुंच गए क्या? समझना भैया दुबे जी, अरविंद जी, आप भी, रवि जी, क्या होगा धरना प्रदर्शन से? मूड नीचे पांव ऊपर कर लो फिर भी कुछ नहीं होगा। उन्हें करके देख लो, फिर हम आप बात कर लेंगे। उन्होंने वहां से नंबर लिए, पता लगा अनंत अमित ने रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरा। वहां फोन किया, बोले भैया अनंत अमित बोल रहे? बोले हाँ। बोले हम फलाने बोल रहे हैं, फलानी जगह से। तो अनंत अमित भी घी खाते, उनने कहा चेक करें। बोले हम कैसे माने कि तुम फलानी जगह से बोल रहे हो? उनने कहा तुम्हारा रोल नंबर ये, तुम्हारे पिताजी का नाम ये, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ये बच्चा है, और इन 2 विषयों में तुमने नंबर बताए कि कम है, दोबारा जांचे। बोले एक काम करो, आंचना जांचना छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चे कितने नंबर कर दें? 100 में 60 करना है 4000 लगेगा, 100 में 70 करना है 5000 लगेगा, और बोले 100 में 95 भी कर सकते हो। बोले 95 ज़्यादा नहीं करेंगे, 95 कर देंगे, 10,000 रुपया लेंगे एक दाम। क्या? बोले कंप्यूटर तो मेरे ही पास है, मुझे तो मार्कशीट में भरना है यार, मेरे है कापी में कुछ रहे। क्या करिएगा? वो जंतर मंतर क्या करेगा उसका? नहीं तो छोड़ो, इन बात में मत पड़ो, ठीक ना? ऐसा हो रहा है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। एक वो कॉकरोच और आ गए। अनंत अमित जी, मूल बात जो अभी तात्कालिक घटना है उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, हड़बड़ी में? क्योंकि हड़बड़ियों में गड़बड़ियां हो जाती हैं। नहीं भैया जी, जी एक सेकंड, हाँ कुछ कह रहे हैं जी 30 सेकंड की जी। आपने जो बोला है, मैं करंट की बात कर रहा हूँ, बड़ौदा गुजरात की। एक यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, आप देख रहे होंगे सारे चैनल्स पे, उसके कंप्यूटर पे उसका लोगो लगा रहता है। अब आप समझ गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्थिति ये है, अभी मैं MBBS एडमिशन के लिए गया, स्थिति ये थी कि वहां मेरे को एक ने बताया कि 12th फेल भी हो ना तो री एग्जाम होता है गुजरात में, और आप पैसा भर दीजिए, एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद आप पैसा जमा कर दीजिए, पास की मार्कशीट आ जाएगी, और MBBS क्या किसी में भी एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ये स्थिति है, बताइए अब क्या करोगे? सच्चाई गुजरात में है, कितने साल से भाजपा की सरकार? सच्चाई है। अनंत अमित जी, क्या बीजेपी से पॉलिटिकली कहीं कुछ गड़बड़ हो गया? भैया जी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई। और सरकार निश्चित तौर पे सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन आपने एक बात सही कहा कि अब ये नीट का नहीं, ये सीट का मामला आ गया है। अब लोग सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार जिस तरीके से छात्रों के प्रति उत्तरदायी है, सरकार उस पर काम कर रही है। निश्चित तौर पे कुछ गलतियां हुई है, हम इस बात को मानते हैं, और सरकार उन गलतियों को पुनर्वृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार कृत संकल्प है। आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और जिस तरीके से आपने बातें कही, आपने एक बात बड़ा अच्छा कहा। मैं दुनिया में मैं जन्म लिया तो उसके बाद पहली बार राम लखन सिंह महाविद्यालय का नाम प्राइवेट में मैंने पहली बार उन्हीं का नाम सुना था। आज हमारी आपने याददाश्त को दुरुस्त कर दिया। मैंने पहली बार जीवन में प्राइवेट उन्हीं का नाम सुना था, और बाद में जब हम बड़े हुए तो सुने कि बड़े घोटाले में गए। तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, अभी अरविंद भैया सही कह रहे थे,
जिस तरीके से इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह को 19 तक पढ़ाया जाता था एक आतंकवादी के तौर पे, हमारी सरकार आने के बाद तमाम ऐसे संशोधन हुए हैं। निश्चित तौर पे काम चल रहा है। एनईपी 2020 के बाद और भी शिक्षा में सुधार होना चाहिए और सरकार इस पे कृत संकल्प है। लेकिन जो टूलकिट गैंग जंतर मंतर पे जो काम करने का काम कर रहा था और विपक्ष की हताशा ये बता रही है कि हमारी सरकार निरंतर जिस तरीके से काम कर रही है, एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश विपक्ष जो कर रहा है, तो देश की उस नैरेटिव में फंसने वाली नहीं है।